शुभ संध्या, स्वागत है ऑन द रिकॉर्ड ए 24 न्यूज इंग्लिश इंटरव्यू शो में। हम ईरान से युद्ध के कारण कुछ हफ्तों के लिए विराम पर थे, अब वापस आ गए हैं और बहुत कुछ समझना है। मौजूदा स्थिति जिसमें युद्ध विराम और सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है को समझने के लिए मुझे खुशी है कि डैनी सेत्रिनोविच फिर से हमारे साथ हैं। सेत्रिनोविच नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज संस्थान में ईरान और शिया एक्सेस प्रोग्राम के वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वो आईडीएफ की सैन्य खुफिया शाखा में ईरान ब्रांच के पूर्व प्रमुख हैं और साथ ही अटलांटिक काउंसिल में नॉन रेजिडेंट फेलो भी हैं। डैनी, कार्यक्रम में लौटने के लिए धन्यवाद। मुझे फिर से बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, हम अभी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत ही अनिश्चित युद्ध विराम के बीच में हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं दोनों पक्षों के बीच 39 दिनों की लड़ाई को पीछे मुड़कर देखकर। आपने हाल ही में लिखा था उद्धरण, जबकि इजराइल और अमेरिका को कुछ महत्वपूर्ण संचालनात्मक उपलब्धियां मिली, मुख्य रूप से ईरान की आक्रामक क्षमताओं और उसके कमांड और कंट्रोल ढांचे को कमजोर करने में युद्ध के किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं किया गया। ईरानी शासन अभी भी है, उसकी मिसाइल व्यवस्था नष्ट नहीं हुई और ईरान की परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने की क्षमता को निर्णायक रूप से नहीं रोका गया। मैं यह उल्लेख करूंगा कि आपने इन सभी परिणामों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, तो इसके लिए आपको बधाई। लेकिन अगर कोई अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं करता तो वह मूल रूप से असफल ही हुआ। तो क्या यही आपका आकलन है मौजूदा हालात और 39 दिन की लड़ाई के बाद की स्थिति को लेकर? हाँ, जब हम लड़ाई को पीछे मुड़कर देखते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक संचालनात्मक सफलता थी, लेकिन रणनीतिक रूप से पूरी तरह असफलता थी, क्योंकि आईडीएफ और सेंटकॉम ने मिलकर ईरानी क्षमताओं को सच में कमजोर किया। इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। मुझे लगता है राइजिंग लायन और 12 डेज वॉर के विपरीत अब हम ईरान की अपनी क्षमता, खासकर पारंपरिक सैन्य मोर्चे पर फिर से खड़ी करने की क्षमता को काफी कमजोर कर रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ईरान की क्षमताओं को कमजोर करना नहीं था। हमने शासन परिवर्तन के लिए परिस्थितियां बनाने की बात की थी, और शासन के भीतर जो परिवर्तन हुआ उसने वास्तव में ईरान को और अधिक कट्टर बना दिया, जैसा कि अभी हमारे पास है। प्रभु, इसके बारे में बताइए। ईरान अब भी मिसाइलें दाग रहा है और उसके पास आज भी लॉन्च की क्षमता है, और निश्चित रूप से परमाणु के मामले में मुझे लगता है कि यह ऐसी बात है जो हम सभी को सतर्क कर देनी चाहिए। हम विस्तार के खतरे की बात करते हैं। ईरान के पास केवल एक ही चीज है, यानी परमाणु, और इस्फहान में 60% शुद्धता वाले 440 किलो यूरेनियम मौजूद हैं। सार ये है कि हमारे पास कुछ उपलब्धियां हैं, पर मैं इसे सफलता नहीं मानता। आपने उसी ओपैड में यह भी लिखा था कि इजराइल को फिर से रणनीति बनाने की जरूरत है और ईरान के प्रति अपनी रणनीति की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए। तो अगर ईरान को सैन्य रूप से झुकाया नहीं जा सकता, तो परमाणु और मिसाइल खतरों से छुटकारा पाने के लिए ये नई रणनीति क्या होनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन ईरान के मामले में हमारे सामने एक अदृश्य सीमा है। मुझे लगता है कि इन दोनों अभियानों ने वास्तव में यह दिखाया या उजागर किया कि सामरिक, संचालनात्मक और खुफिया स्तर पर हमारे पास बढ़त है। यह तो स्पष्ट ही है, लेकिन समस्या यह है कि इससे हम शासन को कमजोर या बदल नहीं सकते, ना ही इसे अपनी क्षमता फिर से बनाने से रोक सकते हैं, चाहे वो परमाणु हो या पारंपरिक। तो हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। मतलब हमें यह तय करना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यानी परमाणु। दूसरी बात, हमें समझना चाहिए कि हर 6-8 महीने में हम अकेले ईरान में सब कुछ नहीं बदल सकते। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ईरानियों की सीखने की प्रक्रिया को देखते हैं तो वे हर टकराव से ज्यादा सीख रहे हैं। तो आप ज्यादा निवेश कर रहे हैं और कम हासिल कर रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धियां हैं, लेकिन दिन के अंत में मुझे नहीं लगता कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस शासन को गिराया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि केवल सैन्य कार्रवाई उन्हें परमाणु बम बनाने से रोक सकती है। यही समस्या है जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि राजनीतिक रास्ता कैसे अपनाएं। मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का समर्थक नहीं हूं,
मुझे लगता है हमें तय करना होगा कि लड़ाई जारी रखें या उन्हें रूबिकॉन पार कराकर बम की ओर धकेलें, या फिर एक समझौते पर पहुंचना जो हां शासन को मजबूत करेगा लेकिन उनके बम बनाने की क्षमता को छीन लेगा। मुझे लगता है मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। तो एक समझौता ही परमाणु बम के अस्तित्वगत खतरे को दूर करने का एकमात्र तरीका है। ये एक समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। देखिए, हमने उन्हें कड़ा सबक सिखाया, हमने फोर्डो को कड़ा सबक सिखाया, हमने अपने अमेरिकी दोस्तों के साथ मिलकर नतांज को कड़ा सबक सिखाया, और हमारे पास क्या है? हमारे पास 60% के लिए 440 किलो है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ईरान के पास अभी भी सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं जिससे वे चाहे तो कुछ हफ्तों में विखंडनीय सामग्री तक पहुंच सकते हैं। तो और अब हम उन्हें वहीं रोक सकते हैं जबकि हम इस शासन को गिरा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हमें यह समझना होगा कि हमारी सैन्य क्षमता की भी एक सीमा है, और मुझे लगता है कि एकमात्र तरीका, आप जानते हैं, सैद्धांतिक रूप से आप कई तरीकों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे हटाने का एकमात्र तरीका एक समझौते के माध्यम से है। अब फिर से मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा और बुरा के बीच का चुनाव है, ये बुरा और उससे भी बुरा के बीच का चुनाव है। मैं दोनों में से कम बुरा चुनता हूं, सबसे बुरा नहीं। ठीक है, और उस समझौते में उम्मीद यही होगी, या समझौते के आलोचक कहेंगे कि ईरान हर मोड़ पर धोखा देगा और पूरी तरह से सत्यापन और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को पूरी पहुंच के बिना कोई भी चीज न सिर्फ एक बुरा समझौता है बल्कि एक खतरनाक समझौता है। क्या आप ऐसा कोई परिदृश्य देखते हैं जिसमें ईरान अपने सभी स्थलों तक पूरी पहुंच की अनुमति देने के लिए सहमत हो, यहां तक कि उदाहरण के लिए पिंकैक्स माउंटेन, जो उनके लिए एक अत्यंत गोपनीय स्थल है? और फिर से बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मानना है कि जब आप देख रहे हैं कि ईरानी क्या मांगेंगे और वास्तव में उनका समझौता क्या होगा, तो मुझे लगता है कि वे दो मुख्य बातों पर जोर देंगे। वे संवर्धन के अधिकार पर जोर देंगे, यानी सेंट्रीफ्यूज चलते रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये अभी होगा या 5 साल में या 7 साल में, 20 साल में, नहीं, जैसा कि अमेरिकियों के साथ है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसे स्थगित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी ईरान में कोई संवर्धन नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि उनके लिए ये एक ऐसी चीज है जिस पर वे ध्यान केंद्रित करेंगे। और दूसरी बात, सामग्री को पतला करना और सामग्री को बाहर न ले जाना। निरीक्षण व्यवस्था के मामले में बाकी सब कुछ वे लागू करने के लिए तैयार थे। ऐसा वे इसलिए नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि यही एकमात्र तरीका है जिससे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। अब मैं उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने पहले भी साबित किया है कि वे झूठ बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास IAEA जैसी निरीक्षण व्यवस्था होती है तो मैं उन्हें कम नहीं आंकता, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे किसका सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ईरानी ऐसा करते हैं तो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि कुछ चीजें हों। सामग्री को पतला करना, सेंट्रीफ्यूजेस की सीमा तय करना कि वे कितने प्रतिशत तक संवर्धन करेंगे, और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करना कि वे समझौते का पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी विकल्पों को देखते हुए यही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। और फिर से ईरान में निरीक्षण व्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि यह बहुत ही सकारात्मक थी, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिली कि उन साइट्स पर क्या हो रहा है। साथ ही इसने ईरानियों को सामग्री को दूसरी जगह ले जाने से रोका। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सभी विकल्पों पर विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि केवल एक ही व्यवहार्य विकल्प है जो सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ईरानियों के पास ओबामा की फाइसा सामग्री ना होना एक समझौता है, फाइसा निरीक्षक व्यवस्था है, और यह व्यवस्था मजबूत होगी, यह स्पष्ट है। लेकिन दूसरा विकल्प इससे भी बुरा है, क्योंकि तथ्य यह है कि आपको जीना पड़ेगा। एक कट्टरपंथी शासन होगा जिसे एक युवा नेता नियंत्रित करेगा, जो माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और RGC द्वारा कठपुतली की तरह नियंत्रित होगा। वे ओबामा पर तेजी से हमला करने की सोचेंगे। हमें एक समझौते के माध्यम से उस सामग्री को हटाकर इसे रोकना होगा। अब ये समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया जाएगा। अब इस ऑपरेशन से पहले आपने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में अमेरिकी रणनीति की कमी के बारे में चेतावनी दी थी। क्या आप अभी भी इस समय कोई स्पष्ट अमेरिकी रणनीति नहीं देखते हैं? देखिए, मैं अमेरिकी गतिविधियों और IDF और सेंटकॉम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बेहद सराहना करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इस अभियान में दो मुख्य समस्याएं हैं जो असल में इस बात से जुड़ी हैं कि दोनों पक्षों के नेता ईरान के बारे में कैसे सोचते थे। पहली बात,
यह गलतफहमी थी कि सिर्फ हवाई हमलों, बमबारी या कुर्दों आदि से इस शासन को हटाया जा सकता है। यह शासन काफी मजबूत और टिकाऊ है। मुझे लगता है कि खामनेई के हटने के बाद भी इस शासन की ताकत को कम आंका गया था। यह एक पहलू है। दूसरी समस्या यह है कि ईरान को ठीक से जाने बिना यह मान लेना कि युद्ध 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। 3 दिन में खत्म ना होने पर हमारे सामने रणनीतिक समस्या आ गई, क्योंकि युद्ध खत्म करने का तरीका नहीं पता। और यही हम अभी देख रहे हैं। असल में एक सुसंगत रणनीति से ज्यादा तात्कालिक उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है प्रशासन वेनेजुएला और ईरान के बीच समानता देखता है। यह भी एक समस्या है। आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन लगता है वे अभी भी यही सोच रहे हैं। यह इतना जरूरी क्यों है? अगर वे ईरान से समझौता करते हैं तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो ईरान और उसकी परमाणु क्षमताओं को जानते हों, क्योंकि जब हम विवरणों की बात करते हैं तो असली मुश्किल उन्हीं में छुपी होती है। तो मुझे कुश्नोविटकोव के लिए बहुत सराहना है बंधकों के मामले में और ऐसी दूसरी चीजों में उन्होंने जो किया, लेकिन ईरान के मामले में आपको ईरान विशेषज्ञ होना चाहिए। उम्मीद है उनके पास सही लोग और विशेषज्ञता है जिससे वे ईरान से अच्छा समझौता कर सकते हैं। हमें नहीं पता समझौता होगा या नहीं, लेकिन अगर वे राजनीतिक कूटनीतिक रास्ता चुनते हैं तो उन्हें ईरानी पक्ष को समझने में मदद करने वाले की जरूरत होगी। अब अमेरिकी इजरायली पक्ष की रणनीतिक विफलता के साथ साथ इसके अलावा, जैसा आपने बताया, नेतृत्व को निशाना बनाने वाले अभियान और खास तौर पर सर्वोच्च नेता अली खमेनी को खत्म करने के बाद शासन और भी साहसी और यहां तक कि कट्टर हो गया है। ईरान रणनीतिक जीत का दावा कर रहा है। अब उसने दुनिया की 2 सबसे मजबूत वायुसेनाओं के लगातार हमलों का सामना किया है और उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसे लंबे समय से ईरान का तथाकथित परमाणु विकल्प माना जाता था, असली परमाणु विकल्प के अलावा। तो अगर वे लंबे समय तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, आपकी राय में क्या वाकई ईरान के पास यह रणनीतिक बढ़त है? मुझे लगता है कि उनकी नजर में बिल्कुल, क्योंकि वे पूरी तरह से जानते हैं कि युद्धों में क्या हुआ था। अब वे अंधे नहीं हैं और वे अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें कितना गंभीर नुकसान हुआ है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि शुरू से ही लक्ष्य क्या था। लक्ष्य था जीवित रहना। लक्ष्य सिर्फ यही नहीं था, बल्कि इतना दर्द पैदा करना भी था जिससे वे एक नई रणनीतिक वास्तविकता बना सकें। सिर्फ संघर्ष विराम के लिए संघर्ष विराम नहीं। और मुझे लगता है कि उनकी सोच में वे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हम इस शासन को अभी कमजोर कर सकते हैं। उनके लिए सबसे बुरा समय गुजर चुका है। हमने खमेनी को खत्म कर दिया, फिर भी वे हैं। मैं बस बताना चाहता हूं कि ये कई कारणों से बहुत कट्टरपंथी हो गया है। युद्ध शुरू होने से पहले मैं अली खमेनी का समर्थक नहीं था, लेकिन वो ईरानी व्यवस्था में संतुलन बनाए रखते थे। आप जानते हैं, जब अराक्शी विटकोव वापस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लौटे, विदेश मंत्री वो अली लारिजानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के पास लौटे और वे सुप्रीम लीडर के लिए समझौते की गुंजाइश बना रहे हैं। वो संतुलन बनाने वाले व्यक्ति हैं। उनका दिल हमेशा आरजीसी की ओर था, लेकिन वो वास्तव में बहुत व्यवहारिक थे। ऐसा नहीं कि जैसा हम सोचते हैं इजराइल के संदर्भ में, बल्कि व्यवहारिक इस मायने में कि वे समझते थे कि उन्हें वही फैसला लेना है जो वास्तव में शासन के भविष्य की सेवा करेगा। इसी कारण उन्होंने विटकोव को अराक्शी और बाकी लोगों से मिलने की अनुमति दी और उनका फैसला अंतिम था, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब हमारे पास एक युवा नेता है जिसे अनुभव नहीं है और जो पिता की हत्या के कारण चुना गया। मुझे नहीं लगता कि सी और परिस्थिति में मुचाबखाने को इसलिए चुना गया था क्योंकि उसे चुने जाने का एकमात्र तरीका यही था। एकमात्र कारण यह था कि वे निरंतरता बनाए रखना चाहते थे और साथ ही आरजीसी उसे आगे बढ़ा रहा था क्योंकि वे उसे नियंत्रित कर रहे हैं। आरजीसी का दबदबा बहुत ज्यादा है, सिस्टम बहुत विकेंद्रीकृत है। इस समय उनसे बात करना मुश्किल है। तो हमने जो सोचा था, आप जानते हैं, जो पाबंदी खामनेई ने लगाई थी, पिता ने, जैसे मिसाइलों के लिए 2000 किलोमीटर की सीमा और ओमूज जलडमरू मध्य की पाबंदी, अब वो सब खत्म हो गई है। वे पूरी तरह बेकाबू नहीं हैं, लेकिन अब ईरान में उन पर पहले जितने अंकुश नहीं है। होर्मुज भी यही स्थिति है। तुरंत जैसा कि 12 दिन की जंग में हुआ था, उसके विपरीत उन्होंने होर्मुज पर कब्जा कर लिया। अब ये उनके लिए मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रम जैसा ही अहम हो गया है। अब इसमें आर्थिक पहलू भी हैं। वे टोल बूथ बना रहे हैं जो हर टैंकर से करीब $2 मिलियन वसूलेंगे। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता।
और मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई समझौता नहीं देखता कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह सबसे कीमती चीज है। यह अब उनके चुनाव अभियान की मुख्य बात है और हमें याद रखना चाहिए कि ओमुज जलडमरू मध्य चुनाव अभियान शुरू होने से पहले भी खुला था। सबसे अहम बात है कि मुझे नहीं लगता वे मिसाइल, परमाणु या होर्मुज के मामले में कोई बड़ी रियायत नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी नजर में वे जीत चुके हैं, हारे नहीं हैं। तो मैं यहां आपको चुनौती देना चाहता हूं, क्योंकि ईरान की नाकाबंदी इस्लामी शासन की आर्थिक क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उसे समझौते करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, यह केवल संभावना है। क्या यही कमी अब तक ईरान पर दबाव बनाने में थी? मेरी राय में नहीं। 40 दिनों की जंग में जो हासिल नहीं हुआ वो समुद्री नाकाबंदी से भी नहीं होगा, क्योंकि वो चीनी टैंकरों को नहीं रोक सकती, जैसा आज देखा। मैं इसे विस्तार से समझाता हूं। ईरानियों के लिए यह दर्द सहने की होड़ है। उनका मानना है कि वे और ज्यादा सह सकते हैं। जब आपके पास ऐसा शासन है जिसे आम नागरिकों की कोई परवाह नहीं है, तो उसके पास बढ़त होती है, क्योंकि उसे पता है कि होर्मुज में नाकाबंदी से जो दूसरे और तीसरे स्तर के परिणाम निकलेंगे वे इतने गंभीर होंगे कि अमेरिका उन्हें ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि स्थिति अस्थिर है। अगर इस या अगले हफ्ते या कभी भी पाकिस्तान में समझौता नहीं होता तो आखिरकार, और अगर नाकाबंदी प्रभावी रही, तो ईरानी किसी न किसी तरह से जवाबी कार्रवाई करेंगे। वे अमेरिकी मौजूदगी और जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले टैंकरों पर हमला करेंगे। तो यहां कोई जीत जीत की स्थिति नहीं है, यहां हार हार है। मुझे लगता है कि वे अमेरिका से ज्यादा सहनशील हैं, इसलिए नाकाबंदी और तनाव के बीच समझौता नहीं होगा। मुझे लगता है हम फिर से जल्दी लड़ाई की ओर लौटेंगे। ये पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं पर निर्भर करेगा, लेकिन नाकाबंदी की स्थिति टिकाऊ नहीं है, इस तरह कि आखिरकार तनाव बढ़कर टकराव में बदल जाएगा।